नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल एग्ज़ाम पॉइंट चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, हमने जो क्लास शुरू की है वो मैथ की, उसमें हमारी तीसरी क्लास है आज। और यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं और पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हमारी बहुत छोटी सी चीज़ बची हुई है, पहले हमने संख्या पद्धति शुरू की हुई है, नंबर सिस्टम। और इसमें डिफाइन में हमारी एक छोटी सी चीज़ रहेगी पीछे कि जो आपके इंटीजर हैं, इंटीजर नंबर है, जो पूर्णांक संख्याएं हैं, वो हमने लिखी थी कि जीरो, इसके बाद 1 2 3 इस तरफ पॉजिटिव की तरफ जाती हैं और इस तरफ नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ जाती हैं, इस तरफ से। तो ये जो हैं इंटीजर पूर्णांक संख्याएं, इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो इनका डिवीजन हम देखते हैं कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हरियाणा एसएससी में तो बहुत बार पूछा जाता है। देखो भाई, सबसे पहले हम इनको तोड़ सकते हैं धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में। तो जो दोस्तों, जो धनात्मक पूर्णांक है उसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर है, और ऋणात्मक को कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। आप नेगेटिव लिख लेना उसी प्रकार से, नेगेटिव इंटीजर। तो धनात्मक का मतलब क्या होता है कि जो प्लस की संख्याएं होती हैं, जिनके साथ प्लस का निशान होता है, धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो जो धनात्मक जिसके साथ प्लस का निशान होती है वो होती है आपकी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 100। और जो आपकी ऋणात्मक पूर्णांक होती है, आपकी जिसके साथ नेगेटिव साइन लगा हो, वो सारी की सारी क्या होती हैं आपकी ऋणात्मक पूर्णांक में आती हैं। एक रह गया इसमें बीच में जीरो। तो दोस्तों, जीरो न तो आपका धनात्मक की श्रेणी में आता है और न ऋणात्मक की श्रेणी में आता है। तो आप इसमें नोट बना के एक चीज़ लिख सकते हैं कि जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। जीरो न तो धनात्मक है और न ही आपका ऋणात्मक है। हाँ, जीरो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जीरो एक क्या है, सम संख्या है। तो न तो धनात्मक की श्रेणी में आता है न ऋणात्मक है। जिसके साथ हम प्लस का साइन लगाते हैं वो सारे धनात्मक है, नेगेटिव का ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि यदि हम जैसे 5 है, 5 में प्लस का निशान लगा के जीरो को जोड़ते हैं तो भी क्या आता है, 5 आता है। और 5 में यदि नेगेटिव का निशान लगा के घटाते हैं तो भी क्या आता है, 5 आता है। तो न तो प्लस का इस पर कोई इफेक्ट पड़ता है और न नेगेटिव का इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो जीरो न तो धनात्मक और न ऋणात्मक। तो पहले हमने बांट दिया इसको धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में। आगे हम फिर इसको बांट सकते हैं दो भागों में। एक तो है आपका गैर धनात्मक पूर्णांक, एक है आपका गैर धनात्मक पूर्णांक, यानी नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं जिसको, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। और अगला है आपका गैर ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो माय डियर फ्रेंड, जो गैर धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो संख्याएं होती हैं आपकी कौन सी? तो गैर धनात्मक वो होती हैं जो धनात्मक के अलावा, गैर धनात्मक का मतलब क्या होता है, जो हो धनात्मक के अलावा हो, जो धनात्मक आपकी पूर्णांक संख्या है इसके अलावा जितनी संख्या होती हैं वो क्या होती हैं आपकी गैर धनात्मक। तो इसमें कौन सी आ जाएंगी आपकी 0 -1, धनात्मक नहीं होना चाहिए और सारी कुछ भी हो तो जीरो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि जीरो धनात्मक नहीं है। -3 -4 -5 इस प्रकार से आपके नेगेटिव तक। यदि गैर ऋणात्मक की बात करें तो गैर ऋणात्मक में कौन सी होगी, ऋणात्मक के अलावा। क्या लिख सकते हैं इसमें, ऋणात्मक के अलावा। तो ऋणात्मक के अलावा कौन सी बच गई, यहाँ तक छोड़ दें, ऋणात्मक के अलावा क्या आ गई, 0 1 2 3 यहाँ तक आ गई। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो धनात्मक है उसको छोड़कर के अलावा तो वो क्या होंगी, सारी गैर धनात्मक होंगी। तो धनात्मक को छोड़कर क्या बच गई, जीरो के इस तरफ सारी। यदि आपको कहा जाए गैर ऋणात्मक यानी ऋणात्मक के अलावा, ऋणात्मक को छोड़कर, तो ऋणात्मक के अलावा ये होगी। तो जीरो इन दोनों में क्या होती है, काउंट होती है। तो ये रह गया था अपना कि जो इंटीजर हैं इसको फर्दर हमें डिवाइड कर सकते हैं, एक तो धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक और एक गैर धनात्मक और गैर ऋणात्मक में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे आपको सबसे पहले जो बहुत बेसिक चीज़ आती है वो आती है आपका विभाजकता के नियम। क्या था भैया आपका
विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम भाई। तो विभाजकता के नियम में सबसे पहले आता है आपका 0 और 1, 0 और 1। तो 0 से हम किस किस संख्या को भाग दे सकते हैं? तो दोस्तों 0 से कोई भी संख्या आपकी कभी भी भाग नहीं होती है। 0 से हम किसी भी संख्या को भाग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें केस आता है या तो हम भाग कर रहे हो किसी संख्या को, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी हो, उसको भाग कर रहे हो 0 से, और एक आता आप 0 को भाग कर रहे हो किससे? 0 से। तो यदि किसी संख्या को आप 0 से भाग करें, जैसे 1 है, 1 को यदि आप 0 से भाग कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है? आपका इन्फिनिटिव। वो किस श्रेणी में आता है? इन्फिनिटिव में आता है, उसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। और 0/0 आता है, उसका आता है नॉट डिफाइंड, भाई ज्ञात नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। और ये आपको पता ही होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते, इसका जो इन्फिनिटिव होता है इसको भी कई बार लिखा मिल जाता है आपको ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही रेयर केस में होता है, एक्चुअल में ये होता है इन्फिनिटिव भी होता है, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि यदि 0 को भाग करना होता है, सॉरी 1 को भाग करना होता है 0 से, तो किस पर भाग करें? हम कहते हैं जी 0 को भाग करते 0 पर, तो 0 पर भाग करेंगे, 0 आ गया फिर बच गया। हम कहते हैं जी 1 पर करें, 1 गुना 0, 0, क्योंकि 0 की प्रॉपर्टी होती है कि 0 को किसी भी संख्या के साथ यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो फिर 0 आ गया, 1 बच गया, 2 पर करें 0, 1 बच गया, 3 पर, इसी प्रकार से सो हम कम करते रहते हैं। ऐसा कब तक चलता रहता है? इन्फिनिटिव तक। कहाँ तक चलता रहता है? इन्फिनिटिव तक। इस आस में कि काश कोई ऐसी संख्या होगी जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरा पूरा भाग होगी। तो कहाँ तक भाग करने की कोशिश करते हैं? इन्फिनिटी तक। इसीलिए इसका आंसर क्या रहता है? इन्फिनिटिव रहता है। यदि हम 0 को डिवाइड करें 0 से, यदि 0 को 0 से डिवाइड करें तो हम किस पर भाग करें? 0 पर पूरा पूरा भाग चल जाए। तो वही प्रॉपर्टी वाली बात, 0 को 0 पर भाग करेंगे तो भी पूरा पूरा जाएगा, 1 पर करेंगे तो 1 गुना 0 0 जाएगा, 2 पर करेंगे तो 2 गुना 0 0 जाएगा, 3 पर करेंगे 3 गुना 0 0 जाएगा। इसका मतलब किसी भी संख्या से यदि हम भाग करें, किसी भी संख्या से, तो वो संख्या क्या हो रही है? पूर्णतः भाग हो रही है। तो यदि ऐसा हो कि एक से ज़्यादा संख्या उसको पूर्णतः भाग कर रही हो और हमारे को उसमें से डिफाइन करना हो किस संख्या से एक्चुअली भाग होती है, तो हम उसमें डिफाइन नहीं कर सकते, उसको अलग से नहीं छांट सकते। इसलिए हम क्या कहते हैं? 0/0 क्या होता है? नोट डिफाइंड होता है, ज्ञात नहीं कर सकते। अगली बात आती है आपकी 1 से, कि 1 का विभाजकता का नियम क्या होता है? तो दोस्तों 1 का होता है कि सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं आपकी, सभी संख्याएं, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, कोई भी हो, ऑल जितने भी हैं आपकी सभी संख्याएं 1 से पूर्णतः भाग होती हैं। तो सभी संख्याएं 1 से क्या होती हैं? पूर्णतः भाग होती हैं। तो सभी संख्याएं जो 1 से भाग होती हैं, इस बात का जिक्र हमने पिछली क्लास में भी किया था कि सभी जो आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं उसके बटे में कितना हो सकता है? लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में कुछ नहीं है। तो क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 से सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? पूर्णतः भाग होती हैं, पूरा पूरा भाग जाता है, जो संख्या होता है उसी पर भाग जाता है। जैसे 0 है, 0 को 1 से भाग करें तो 0 पर ही भाग जाएगा, उसी संख्या पर भाग जाएगा। 1 को 1 से भाग करें तो 1 पर भाग जाएगा, 2 को 1 से भाग करें तो भी 2 पर भाग जाएगा, 3 को 1 से भाग करें तो भी 3 पर जाएगा। यानी किसी भी संख्या को भाग करें तो उसी संख्या पर क्या होता है? भाग जाता है। एक दोस्त ने पिछली क्लास में कॉमेंट किया था, जी आप जितनी भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव फ्रैक्शंस हैं, वो सारी की सारी रेशनल होती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जितनी भी हमने बताया था, जितने भी इंटीजर है ना, इंटीजर वो सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर हैं। और उन इंटीजर में हमारी नेगेटिव संख्याएं भी आती हैं, -1, -2, -3, और इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लगा सकते हैं। तो ये इसलिए हुआ था, ये हमने वहाँ इंक्लूड कर लिया था। आप समझदार हैं, आप देख रहे हैं इसमें कि जितनी भी नेगेटिव हैं वो इसमें शामिल होती हैं। तो 1 का हो गया, सभी संख्या 1 से क्या होती है? पूर्णतः भाग, और उसी संख्या पर पूरा पूरा क्या करती है? भाग करती हैं। इसलिए हम किसी भिन्न के रूप में, इस भिन्न में हर में कुछ नहीं होता तो वहाँ कितना इंक्लूड कर देते हैं? 1 को शामिल कर देते हैं, 1 लिख देते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें विभाजकता के नियम में, आपका आता है 2, 4 और 8 का। आगे सोन चलता रहता है आपका 16, 32, 64, ये सोन आगे तक बहुत चलता रहता है। तो इनके नियम क्या होते हैं? तो दोस्तों जो 2 का विभाजकता का नियम होता है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक या इकाई का कह लें या अंतिम कह लें, अंतिम अंक 0 हो या 2 से भाग जाए,
दूसरे शब्दों में आप यही कहते होंगे कि 2 का विभाजकता नियम कौन सा होता है, जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो एक ही बात है, 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी 2 से भाग जाएं, एक ही बात है। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 2 से भाग जाए तो वो संख्या हमेशा किससे भाग होगी, 2 से। ऐसा नहीं होगा तो वो संख्या 2 से भागे नहीं होगी। उसी प्रकार से 4 का कहता है किसी भी संख्या का के अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से भाग जाएं। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 4 से भाग जाए तो वो संख्या किससे भाग होगी, 4 से पूर्णतः भाग होगी। ये बहुत जगह काम आता है। अभी 4 का विभाजकता का नियम आपके विभिन्न प्रकार के, एक तो पूरा का पूरा आपका यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक, वो पूरा का पूरा 4 के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत बार आता है। एक आपका जब रिमाइंडर थ्योरम निकालते हैं तो भी बहुत काम आता है, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें आपके काम आते हैं, और विभाजकता के नियम में तो आता ही आता है। तो और ये सारे के सारे जितने विभाजकता के नियम है, ये आपको मैं बता दूं, आपका एक चैप्टर रहता है नंबर सिस्टम में, भाग आता है HCF एंड LCM। इसमें पूर्णतः आपके जितने विभाजकता के नियम है इसी के ऊपर, क्योंकि वो सारे ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शन के हिसाब से बहुत जल्दी हल होते हैं, तो उनमें विभाजकता के नियम बहुत अच्छे से चलते हैं। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक है, सीखना ज़रूरी है। तो 4 का हो गया किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 या 4 से भाग जाएं। जैसे आपको कहे 84,8400 कहे 4 से पूरा भाग जाएगा, तो आपको सिर्फ अंतिम 2 अंक देखने हैं। आपको ऐसी संख्या लिखी हो कोई, आपको कहे कि ये संख्या 4 से भाग होगी कि नहीं होगी, तो आपको पूरा भाग नहीं देखना, आपको लास्ट के 2 अंक देखने। आप देखेंगे 4 दूनी 8, 2 पर भाग नहीं गया, तो यानी भाग नहीं जाता, तो ये पूरी संख्या भी 4 से भागे नहीं होगी। इसके बाद आता आपका 8 का, सेम इसी प्रकार से 8 का है। आपके क्या है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से भाग जाएं। किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से भाग जाएं तो वो संख्या 8 से भाग होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, 100 आगे तक चलते रहते हैं। क्यों, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की 3, 16 को लिख सकते हैं 2 की 4, 32 को 2 की 5, 64 आए तो 2 की 6, 128 2 की 7, इसी प्रकार से चलते हैं। तो आपको यदि 2 से देखना तो केवल 1 अंक देखना अंतिम, 4 का देखना है तो 2 की पावर 2 यानी 2 अंक देखने लास्ट के, 8 का देखना तो लास्ट के 3 देखने, 16 का देखना तो आखिरी के 4 देखने, 32 का देखना तो 5 देखने। इसी प्रकार से आपके सेम प्रकार से हैं ये। तो ये है आपकी सीरीज 2, 4, 8, 16, 32, 64। इसी प्रकार से जो 2 की पावर में जितने भी आती हैं संख्याएं, उनका विभाजकता का नियम चेक करना। यदि इससे आगे हम बात करें, यदि इससे आगे हम बात करें तो विभाजकता के नियम में आता है आपका एक 5, 25 और 125। विभाजकता के नियम में आता है 5 का, 25 का और 125 का, 5, 25 और 125 का। तो 5 का विभाजकता का नियम क्या होता है, सेम ये सीरीज चलती है आपकी उसी प्रकार से जिस हिसाब से हमें करते हैं पहले 2, 4, 8 का। तो 5 का क्या होता है, यदि अंतिम अंक किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 से भाग जाए। तो दोस्तों किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 से भाग जाए तो वो किससे भाग होगी, पूर्णतः 5 से भाग होगी। 25 का क्या है, 25 का वही है अंतिम 2 अंक, 0 हो या 25 से भाग जाए तो वो संख्या किससे भाग होगी, आपकी 25 से भाग होगी। 125 का अंतिम 3 अंक 0 हो या 125 से भाग जाएं तो वो संख्या भी किससे भाग होगी, 125 से भाग होगी। तो इस प्रकार से आपको नियम याद रखने हैं। ये 5 है 5 की पावर 1, 25 है 5 की पावर 2, 125 कहता है 5 की पावर 3। तो जैसे हमने 2, 4, 8, 16 इसी प्रकार से देखे, उसी प्रकार से आपके 5 के पावर के होते हैं, 5 की 1, 5 की 2, 5 की 3, 5 की 4, 5 की 5, 125, 625 इसी प्रकार से चलता है। तो 5 का देखना तो 1 अंक देखेंगे लास्ट का, 25 का देखना तो 2 अंक देखेंगे, 125 का देखना है तो लास्ट के 3 अंक देखेंगे। और लास्ट में यदि ये देख रहे हैं अंक उतने स्थानों पर 0 है तो भी भाग होगी, और संख्या है कोई और वो उससे भाग होती है तो वो संख्या भी पूर्णतः भाग होगी। जैसे आपको कहे कि 1000 क्या 125 से पूर्णतः भाग होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। 1025 से कितने 1125 से पूर्णतः भाग होगा कितने पर, 8 पर। और 1008 से पूरा भाग होता है किसके पर, 125 पर। तो आप कह सकते हैं 125 गुणा 8 कितना होता है, 1000, 1000 के बराबर होता है। इसके आगे दोस्तों एक बहुत ही
आपका इम्पोर्टेंट कहें या सबसे महत्वपूर्ण कहें, एक नियम आता है 3 और 9 का। किसका आता है? 3 और 9 का। जो 3 और 9 का नियम है तो आपको तो पता ही होगा, दोनों में अंकों का योग करते हैं। क्या करते हैं? अंकों का योग। 3 का विभाजकता का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः भाग होता है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः भाग होगी। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ लिख देते हैं। योग यदि 3 से पूर्णतः भाग होता है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतया भाग होगी। ये देखना भाई, जैसे आपको कोई संख्या लिखी 8 7 6 3 7 5 2, आपको कही कि संख्या 3 से पूर्णतः भाग होती है, तो आप क्या करोगे? अंकों का योग करोगे। अंकों का योग 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप सभी अंकों को जोड़ लें, एक अंक बना लें इसमें, या कोई संख्या बना लें जोड़ के, जैसे 8 7 15 15 6 21 21 3 24 24 7 31 31 और 5 36 36 और 2 38। इसको चाहे तो दोबारा जोड़ दें, 8 3 11, फिर दोबारा जोड़ दें, 1 1 2। ऐसा करने पर भी यदि कोई संख्या आएगी जो 3 से पूर्णतः भाग होती है तो भाग हो जाएगी, अन्यथा ये संख्या 3 से भाग नहीं होगी। या आप 38 पर छोड़ सकते हैं, जोड़ 38 आए इसका 38, तो ये 3 से भाग नहीं होता तो संख्या 3 से भाग नहीं होगी। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि जिसका अंकों का योग 3 या 3 का गुणज आ जाए तो आप काट सकते हैं। जैसे 8 7 15 जाता है 3 से, 6 जाता है, 3 जाता है, 7 5 12, 3 चौके 12 जाता है, 2 बच गया, 3 से भाग नहीं जाता। यदि कुछ बच गया तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। इस प्रकार से देख सकते हैं। सेम 9 का है, वो क्या कहता है कि जी किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतया भाग होता है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतया भाग होगी, तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतया भाग होगी। सेम आपको लगाना है 9 का। जैसे आपने 3 का लगाया, सेम उसी प्रकार से किसका लगाएंगे? 9 का लगाएंगे कि अंकों का योग करके। जैसे आपको कोई संख्या लिखी हो, ये संख्या लिखी है, ये बताइए कि ये संख्या 9 से पूर्णतः भाग होगी, तो आप क्या करें? जिसका जोड़ 9 होता है वो काट दें। 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 7 और 2 9, पूरा भाग होता है। यदि सारे नंबर कट गए इसका मतलब ये संख्या किससे भाग होती है? पूरी 9 से भाग होती है। और यदि सारे न कटे तो इसका मतलब ये संख्या 9 से पूरी भाग नहीं होती है। या आप चाहें तो इसका जो अंकों का योग कर लें, बात एक ही है। तो ये है आपका 3 का और 9 का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जगह आपके काम आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने 0 का कर लिया, 1 का। आपके यदि अंकों की बात करें तो मैथमेटिक्स में अंकों की संख्या कितनी होती है? आपकी 10 होती है। अंकों की संख्या की बात करें तो अंकों की संख्या होती है आपकी 10, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 10 अंक होते हैं मैथमेटिक्स में। इन्हीं की सहायता से कोई ना कोई संख्या आपकी लिखी जाती है। तो हमने 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 8 का और 9 का हमने विभाजकता के नियम पढ़ लिए। आपके बचे हैं 2, 6 और 7 का। आपका जो 6 का नियम होता है, वो 6 का नियम होता है कि आप देखेंगे 6 के 2 ऐसे, किसी भी संख्या के जो बड़ी होगी उसमें भी अप्लाई करेंगे हम। 6 या कोई भी ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर ऐसे हो सकते हो जिनका HCF कितना हो? 1। किसी भी संख्या के 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड या जिसको हम फैक्टर कहें, 2 फैक्टर ऐसे हों जिनका HCF क्या हो? 1 हो, उसमें तोड़ लें। जो 6 है, 6 का ऐसे क्या 2 गुणनखंड, क्या फैक्टर बनाए जिसका HCF 1 हो? तो आप कहोगे जी 2 और 3 बनाएं, 2 और 3 बनाएं। तो यदि ये संख्या 2 से और 3 से, इन दोनों से भाग होती होगी तो वो संख्या किससे भाग होगी? 6 से। यदि इनमें से किसी से भाग नहीं होती, ना 2 से भाग नहीं होती और 3 से होती है तो भी नहीं होगी, 2 से नहीं होती, 3 से होती है तो भी नहीं होगी। दोनों से भाग होना आवश्यक है, तब वो संख्या किससे भाग हो जाएगी? आपकी 6 से हो जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखना, आप 1 और 6 मत ले लेना भाई। आप क्या मत ले लेना? 1 और 6 मत ले लेना, क्योंकि
किसी भी संख्या का एक से हमने अभी पढ़ा था विभाजकता का नियम, आप कहें जी दो गुणनखंड तो खुद वो एक संख्या और एक हो सकता है, तो आप एक को छोड़कर, क्यों? क्योंकि आप एक को उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि एक को यदि लेंगे तो किसी भी अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या आपकी होगी तो उसके फैक्टर एक और ये खुद हो सकते हैं, या फिर कोई भी संख्या होगी तो उस किसी भी संख्या के बना सकते हैं वही एक, तो एक और एक खुद वो संख्या। तो इस हिसाब से तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक से तो सभी जाती हैं और फिर उसी संख्या से हमारे को भाग दे के देखना पड़ेगा, तो फिर फ़ायदा क्या इस बात का। तो एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड ऐसे जिनका HCF 1 आता हो, तो वो संख्या यदि उन दोनों गुणनखंडों से पूरी भाग होती है तो उस संख्या से भी पूरी भागे जाएगी। इस क्रम में आता आपका 6 है, जैसे आपका 12 है, 12 के लिए क्या देखेंगे आप 3 और 4 देखेंगे, क्योंकि HCF 1 होता है। आपका 15 है, 15 के लिए आप क्या देखेंगे, 15 के लिए आप देखेंगे 3 और 5। आपका जैसे 18 है, 18 के लिए आप क्या देख लें 2 और 9 देख लें। 21 है, क्या देख लें 3 और 7 देख लें। आपका 28 है, 4 गुणा 7 देख लें। आपका 35 है, 5 गुणा 7 देख लें। इस प्रकार से कोई भी यदि आप संख्या हो, जैसे 42 है तो क्या देख लें 6 और 7 देख लें। 72 है तो क्या देख लें 8 और 9 देख लें। इस प्रकार के बहुत सारे हम जब प्रैक्टिस करेंगे, इसकी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा कि 72 से संख्या पूरी भाग होती है, तो यहाँ इस अंक के इसको स्थान पर क्या आना चाहिए, कोई XY दे देगा कि स्थान पर क्या अंक आ सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमारी चलती रहती होती हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत गौर से देखनी है। तो 7 का नियम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपके 7 का, 11 का, 13 का ये नियम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और उसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चीज़ें बहुत बेसिक हैं, बहुत आपको लगता होगा कि ये सर हमारे को आती हैं, लेकिन भाई इन पर गौर करना ज़रूरी है। चलो बढ़िया, आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आती तो आपको चीज़ें सीखनी ज़रूर है। आप बेसिक से कितना भी अच्छा आपकी चीज़ें हों, आपको मैथ आता हो, लेकिन यदि आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गलती होने के चांस बहुत रहते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, और ये आपके कैलकुलेशन के पार्ट को मजबूत बनाता है। आप जब भी कोई संख्या देखें तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ संख्या इससे कटेगी, इससे पूर्णतः भाग होगी। तो ये चीज़ें बहुत काम की हैं। तो दोस्तों आखिर में फिर हम इस क्लास के यही कहने वाले हैं कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।